जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग रिलेशनल डेटाबेस को समझेंगे। अब तक जितने भी लेक्चर हम करते आए हैं, हम सिंगल टेबल पर कुछ ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए, रिपोर्ट्स तैयार की, फॉर्म तैयार किए। आज हम मल्टीपल टेबल्स की बात करेंगे और हम इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मल्टीपल टेबल्स हैं ये क्यों ज़रूरी हैं और क्या क्या ऐसे फ़ायदे हैं जो मल्टीपल टेबल्स से हमें मिलते हैं। देखें, यहाँ पे मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है और उसमें कुछ डाटा मैंने सेल्स का मैनेज किया हुआ है। ये ऐसा समझ लें कि ये ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच है और अभी हम इस ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में क्या क्या फ्लॉज हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं कि हम इसी एक फाइल के जिसमें काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, यानी एक बड़ा टेबल बना हुआ है, इसको मल्टीपल टेबल्स में तब्दील करेंगे। वो क्यों करेंगे, वही बात आज हमने समझनी है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स होते हैं और मल्टीपल टेबल्स में फिर हम रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने बताया कि ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच एक फाइल है, उसमें अपने मैं सेल्स का डाटा जो है वो मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लाइंट नेम है, क्लाइंट एड्रेस है, इसी तरह ये कुछ और फील्ड्स हैं। यहाँ पे क्लाइंट कंट्री भी है और यहाँ पे 3 फील्ड मैंने डाले हुए हैं उन क्लाइंट्स के। क्लाइंट सेल्स वैल्यू, यानी ये जो मेरा एक कस्टमर है अकरम नाम का 3 नंबर पर, इसने मुझसे एक चीज़ खरीदी है $10,000 की और 6 तारीख को वो चीज़ खरीदी है। अब फिर 23 तारीख को फिर उसने खरीदी है $12,500 की। अब अगर ये बंदा जो है वो मेरे स्टोर पर या मेरी कंपनी में एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा सेल करता है, तो मुझे 5 और फील्ड बनाने पड़ेंगे डिफरेंट इसकी डेट और इसकी वैल्यू के। अब हो सकता है ये बंदा जो है 200 दफ़ा परचेज करे, 2000 दफ़ा परचेज करे, तो आपको 2000 फील्ड इस किस्म के नए इस ट्रेडिशनल फाइल में डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा उसकी एंट्री हो नहीं सकती किसी सिचुएशन में कि डेट के हिसाब से उसकी सेल वैल्यू भी आ जाए। इसी तरह यहाँ पे देखें, हमारे पास उमर एक कस्टमर है 10 नंबर और उमर ने भी इसी तरह सेल करता जा रहा है और कुछ ऐसे कस्टमर हैं जो सेल नहीं भी करवा रहे, ठीक है, जिनकी 1 सेल होगी या 2 सेल होगी। अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे मुझे लग तो रहा है कि ये ठीक है जी, हम और कॉलम यहाँ पे डाल सकते हैं और वैल्यूज ला, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है उस वक्त आएगी जब आप डाटे को क्यूरी करेंगे। अब फर्स्ट करें, मैं आपको कहता हूं कि ये जो अकरम नामी बंदा है, इसकी देखें जी टोटल सेल इसकी कितनी है। तो अगर इसने 2000 दफा हमसे परचेजिंग की हुई तो 2000 कॉलम हमें सर्च करने पड़ेंगे इसकी सेल को कैलकुलेट करने के लिए। तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और इसमें आपकी सिस्टम की मेमोरी भी ज़ाया होगी और सिस्टम की प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़ाया होगी। अब कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कोई भी सेल नहीं की, अब मैं और उनके खाने खाली गड़े हुए हैं। अब मैं अगर कहता हूं कि भाई सारी सेल्स वैल्यू, सारे कस्टमर की सेल्स वैल्यू कैलकुलेट की जाए, अब सिस्टम एक साइड से शुरू हो जाएगा और वो इन खाली खानों को भी चेक करेगा। तो जारी बात है, जब सिस्टम खाली खानों को भी चेक करेगा तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो थोड़े से रिकॉर्ड है, अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होंगे तो उस वक्त इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्रोसेसिंग ऑफ क्यूरीज। क्यूरीज को प्रोसेसिंग करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, जो कि आपके लिए दर्द सर बन जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में जब हम क्यूरीज करेंगे, जब हम डाटे को प्रोसेस करेंगे। दूसरी बात मेमोरी, कि जो खाली खाने हैं वो जारी बात है, जैसे जैसे आप खाली खाने छोड़ते जाएंगे वो सिस्टम की मेमोरी जो है वो भी बढ़ती जाएगी, तो एफिशिएंट मेमोरी यूज भी नहीं है इस केस में। अब दूसरा केस आ जाए जी। अब हमारे पास यहाँ पे एक क्लाइंट कंट्री है और एक कंट्री में बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं मेरे पास यहाँ पे मौजूद है।
यानी ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास 11 क्लाइंट्स हैं, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया से, फिर कनाडा से एंड सो ऑन, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। अब बजाय के ये ऑस्ट्रेलिया एक वर्ड है और उसने मेमोरी के अंदर एक खास जगह घेरी हुई है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया का लफ्ज जो है 5 लाख दफा आता है या 5 करोड़ दफा आता है तो जारी बात है मेमोरी में ये उतनी ही जगह घेरेगा। ये हो रही है रिडंडेंसी कि एक चीज बार बार आ रही है आपके ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच में। तो अगर हम इसकी ऑस्ट्रेलिया की जगह इसको एक नंबर ओलोकेट कर दें, नंबर 1 और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इसी तरह अमेरिका को हम नंबर 2 कर दें, कनाडा को नंबर 3 कर दें, तो अब ये एक करैक्टर है और ये मेमोरी में कम जगह घेरेगा बजाय कि ये सारे करैक्टर जितनी जगह घेरे। तो ये भी एक केस है, इसको भी हमने सॉल्व करना है अपनी जो रिलेशनल डाटाबेस जब हम बनाएंगे। अब हम करते यूं हैं, ये तो थे प्रॉब्लम्स के प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो जाएगी, मेमोरी एफिशिएंट यूज नहीं होगी, रिडंडेंसी डाटे में कम हो जाएगी जब हम रिलेशनल डाटाबेस बनाएंगे, और कंसिस्टेंसी भी इंप्रूव होगी। अब हम देखते हैं इसको रिलेशनल कैसे हम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो आपने करना यूं है कि जिस फील्ड में रिडंडेंसी आ रही है, बार बार आ रहा है डाटा मुख्तलिफ फील्ड के हिसाब से, उनका एक अलग टेबल आपने बना देना। जैसे मैंने यहाँ पे फर्ज करें कि 10 कंट्रीज हैं या 15 कंट्रीज हैं, यहाँ पे एक अलग टेबल मैंने बनाया हुआ है, ये देखें, और कंट्रीज को मैंने नंबर दे दिए, यानी यूएसए 1 नंबर पे है, यूके का 2 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया का 3 नंबर है और कनाडा का 4 नंबर है। अब जहां कहीं भी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होगा वहां पे इस कंट्री का आइडेंटिफिकेशन जो मैंने दिया हुआ है वही सिर्फ यूज होगा बजाय के पूरा कंट्री का नाम यूज हो। तो एक तो ये केस हो गया। अब उसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी डाटा बार बार रिपीट हो रहा है, यानी बंदा आया, सेल उसने की, फलां डेट को चला गया, फिर आया, फिर सेल की, फलां डेट को चला गया। अब बजाय के हर सेल वैल्यू के लिए, हर सेल के लिए हम अलग-अलग कॉलम बनाते जाएं, यानी ये भी एक चीज है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो अब हम ऐसा करते हैं, हम इसका भी एक अलग टेबल जनरेट कर देते हैं, यानी जो भी डाटा आपका रिडंडेंट डाटा होगा, बार बार आ रहा होगा, उसके आप अलग टेबल्स जनरेट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, सेल्स को मैंने इस तरह एक टेबल बना दिया, सेल आईडी दे दिया उसको, सेल वैल्यू दे दिए कॉलम, एक सेल डेट दे दी, और फिर एक क्लाइंट आईडी भी साथ शामिल कर दिया, यानी क्लाइंट नेम नहीं, क्लाइंट एड्रेस नहीं, क्लाइंट आईडी, कि भाई 3 नंबर क्लाइंट ने ये सेल की है इस डेट को। अब ये जो हमारा अनरिलेशनल डाटा था, अब ये रिलेशनल्स में चेंज हो रहा है, यानी जो बार बार चीजें आ रही थी उनके हम अलग टेबल्स जो हैं वो जनरेट करते जा रहे हैं। अब इसी तरह जो क्लाइंट्स हैं आपके, क्लाइंट्स का हम अलग टेबल एक जनरेट कर देते हैं। उसमें देखें, यहाँ पे क्लाइंट का मेरा टेबल है, यहाँ पे क्लाइंट कंट्री की बजाय उनके आईडीज आने शुरू हो गए हैं, जो हमने यहाँ पे कंट्री टेबल के अंदर जो आईडीज हमने दिए थे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, यानी जो एक्सेल में हम डाटा टेबल्स की सूरत में लगाते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं और उनको किस तरह हमने रिलेशनल डाटाबेस में तब्दील करना है। अब इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में ये डिस्कस करेंगे कि टेबल्स के अंदर रिलेशनशिप कैसे बनते हैं और किस तरह टेबल्स को हम लोग जो है वो रिलेशनल डाटाबेस में लेकर आएंगे।